दोस्तों, आपने द न्यूज पेपर पर लगातार वीडियोस के माध्यम से देखा कि हमारी साथी माही सिंह ग्राउंड पर जाकर के उन्होंने झुग्गियों की किस प्रकार से हकीकत बताई है। बताया है कि आखिरकार उन झुग्गियों की आड़ में कैसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या पलते हैं। हालांकि इस वक्त इन चीजों के पुख्ता सबूत अब हमारे पास नहीं आए, लेकिन ग्राउंड पर जो कुछ भी माही सिंह ने देखा वो कैमरे के माध्यम से आपको दिखाया कि कैसे नकली आधार कार्ड रखे जाते हैं, कैसे बच्चों की शिक्षा के ऊपर वो झुग्गीवासी ध्यान नहीं देते हैं, और आखिरकार कैसे उन झुग्गियों में नशे से लेकर के न जाने क्या कुछ पल रहा है। आज इन्हीं सारे मुद्दों पर मेरे साथ मेरी साथी माही सिंह बातचीत करेंगी। माही, सबसे पहले तो नमस्कार। और आप कैसे ग्राउंड पर गई, सबसे पहली कौन सी आप झुग्गी में गई थी और आपने वहां क्या कुछ देखा था, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। नीतीश, अगर बात करें झुग्गियों की तो झुग्गियों का जो हाल है अभी कहीं ना कहीं बेहाल नजर आ रहा है। सबसे पहले हम गाजियाबाद गए, वहां पर आपने अगर मैं आपको दिखाऊं और अपने दर्शकों को भी मैंने दिखाया है, उसमें लगभग 1000 झुग्गियां रही होंगी जिसमें लोग अलग अलग जगह से आकर बसे हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ सबसे हैरान करने वाली बात तब सामने आई, ना किसी के पास आधार कार्ड है पूरी तरीके से, ना जो पैन कार्ड है वो भी पूरी तरीके से वेरीफाई नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आप देखिए दो आधार कार्ड है किसी के पास है जो पैन कार्ड ही नहीं है, किसी के पास SIR ही नहीं हुआ है। तो मतलब आप सोचिए कि अलग अलग चीजें निकल कर आ रही है। तो उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है ऐसी जगहों पर, क्योंकि आप देखिए कि लगातार जिस तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भगाने के लिए सरकार एक या फिर चुनाव आयोग एक कैंपेन की तरह काम करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि इस देश में वो लगाकर जो अवैध गतिविधियां करते हैं, हमारा आपका हक मारते हैं, हमारे आपके संसाधन पर कब्जा करते हैं, कहीं ना कहीं ये बड़े स्तर पर चल रहा है। और ये सब में अगर देखा जाए तो झुग्गी कहीं ना कहीं उनका एक सबसे बड़ा ठिकाना बना हुआ है, और वही ठिकाना कहीं ना कहीं हमारे आपके लिए बेहद खतरनाक है। आप सोचिए, ऐसी ऐसी जगहों पर बिजली पहुंच रही है जहां पर सरकार ने कभी कनेक्शन ही नहीं दिया। ऐसी जगहों पर लोग आधार कार्ड लेकर बैठे हैं जहां पर आधार कार्ड का भी कोई ऐसा नामो निशान नहीं है कि वो रह रहे हैं असम में और आधार कार्ड यहां का बनवा रखा है। तो आप सोचिए कि बताएंगे। और आपको बताऊं, इससे ज्यादा बड़ा स्कैम क्या चल रहा है मार्केट में। जैसे आप किसी से झुग्गी वाले से पूछेंगे, अभी हम एक क्लिप आपको दर्शकों को भी दिखाते हैं, आप देखिए कि अगर आप पूछेंगे कि आप कहां से आए हैं तो वो ऐसी जगह का नाम बताएंगे कि आप उन पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हैं। या तो वो बोल देंगे अयोध्या से आए हैं, या तो वो बोल देंगे हिंदू हैं, अपना नाम पूजा बता देंगे, या ऐसा नाम बता देंगे कि आप क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं सकते। अब आप बहुत ज्यादा आर्ग्यू करेंगे तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हम आखिर उनसे सवाल क्यों नहीं पूछ सकते हैं? कौन से ऐसे नाम लेते हैं? क्या कारण होता है कि हम उनसे सवाल पूछने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि अरे इसने ये नाम ले दिया तो मतलब क्या हो? अगर आपको एक किस्सा बता सके माही। देखिए, जैसे जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, जो मोस्टली जब SIR हुआ तो बंगाल से वो कहीं ना कहीं उसकी स्टार्टिंग हुई, क्योंकि ज्यादा जो बांग्लादेशी हैं और रोहिंग्या हैं वो बंगाल में ही पनाह लेते हैं और धीरे धीरे वहां से माइग्रेट करके वो अलग अलग राज्यों में आ जाते हैं। तो ऐसे में जो वो भी मुस्लिम होते हैं और यहाँ पर भी जो लोग रह रहे हैं, जो इंडियंस हैं, वो भी मुस्लिम है, तो उनका नाम आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे हम हो, चाहे वो कोई भी हो, नीतीश। और वो क्या करते हैं कि अब उनको जैसे वीडियो लगातार आ रही है, वायरल हो रही है, तो उनको इस बात का डर हो गया है कि अगर हम मुस्लिम नाम बताएंगे तो हमसे 50 सवाल होंगे, तो इसलिए वो पूजा नाम बता देंगे, वो सीमा नाम बता देंगे, ऐसे नाम बता देते हैं जिससे आप क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं पाएंगे कि अरे आप तो इसी देश की हैं, आप तो हिंदू हैं, तो मतलब आप यहीं की हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं स्कैम चल रहा है। माही, आप मुझे थोड़ा समझाइए कि जैसे आपने बताया कि वो नाम कुछ और बता देते हैं, तो आप कैसे उस चीज को परख पाती हैं कि इसने ये गलत नाम बताया? जैसे कि आपने कोई एक ऐसा किस्सा देखा हो अपने साथ, जब आप सवाल पूछ रही हो उसने नाम कुछ और बताया हो, लेकिन आधार कार्ड आपने उससे जब मांगा हो तो उस पे कोई और नाम लिखा हो, ऐसा अगर कोई किस्सा हो तो? हाँ बिल्कुल, उसके विजुअल्स भी मैं दिखा देती हूँ दर्शकों को। वो उसमें जब मैंने उनसे पूछा कि दो लेडी बैठी हुई थी, तो एक लेडी से मैंने पूछा कि आपका क्या नाम है, तो वो थोड़ी देर सोचती है, फिर उसके बाद वो कहती है कि मेरा नाम लीलावती है। तो फिर मैं दूसरी लेडी बैठी रहती है तो मैं उससे भी पूछती हूँ, मैंने कहा आपका क्या नाम है, तो वो बोल रही है कि मेरा नाम शबाना है। तो मैंने कहा
कहा आप कहाँ से हो, तो बोली कि मैं अयोध्या से हूँ। तो मैंने कहा अयोध्या से, चलिए ठीक है। जो उनकी लैंग्वेज थी, जो उनका गेटअप था, जो उनकी बोलचाल थी, क्योंकि अयोध्या से ताल्लुकात मैं भी रखती हूँ, तो उससे मुझे समझ आ रहा था कि ये झूठ बोल रही है। तो फिर जब मैंने बोला कि आपके पास आधार कार्ड है, तो उन्होंने बोला हाँ आधार कार्ड है। तो फिर उस पे सबाना नाम लिखा हुआ था। फिर जो उनके साथ एक व्यक्ति बैठे हुए थे वो कह रहे कि मेरा नाम विशाल है। फिर जब मैंने उनका आधार कार्ड देखा तो उस पे नाम रिसाल था। तो आप सोचिए कि किस तरीके से ये लोग नाम में भी कहीं ना कहीं घपलेबाजी चल रही है। तो ऐसे कई इंसिडेंट देखने को मिले। अभी मैं एक कल का अगर इंसिडेंट बताऊं, तो जब मैंने आधार कार्ड मांगा तो उसमें देखा कि आधार कार्ड पूरी तरीके से फर्जी था। जब नॉर्मल आधार कार्ड हम देखते हैं तो नीचे नंबर लिखा होता है, फिर लिखा होता है जेंडर, फिर आप महिला है या पुरुष है वो लिखा रहता है, फिर आपका नाम लिखा रहता है, बगल में वो नाम लिखा रहता है, प्लस एज लिखी रहती है। तो डीओबी में भी अगर देखा जाए तो डीओबी लिखा रहता है, उसके बगल में जो आपका मंथ है, जो आपका डे है और जो आपका ईयर है, तीनों लिखा रहता है। लेकिन जो कल मैंने आधार कार्ड देखा उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। 2006 लिखा हुआ था और उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ था और नीचे बस वो पुरुष है ये लिखा हुआ था। उसके बगल में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी जो लगे कि ये मतलब एक वैलिड आधार कार्ड है। तो आप सोचिए कि इस तरीके का स्कैम है, और वो भी क्लिप हम आपको दिखा देते हैं जिससे आपको भी पता चल जाए कि किस तरीके से ये लोग नाम बदल के और लोगों को कहीं ना कहीं इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बारी हम वो क्लिप चला देते हैं, आप एक बारी इन तस्वीरों को देखिए कि आखिरकार कैसे नकली गोरख आधार कार्ड का ये धंधा चल रहा है झुग्गियों के अंदर। मतलब डुप्लीकेट सा ऐसा आधार कार्ड, ऐसा बस लिखा हुआ है कि 2006 और नाम इनका लिखा हुआ है, जबकि आधार कार्ड ऐसा होता ही नहीं है। ये किसने बनाया आपका आधार कार्ड? असम से बना है। ये फर्जी तो नहीं है ना। तो ये ऐसा कैसा है? ये देखिए ओरिजिनल कहाँ है इसका? ये देखिए इस पे नेम लिखा है डीओबी बस 2006। आगे जैसे एक होता है ना कि 15/11 या 12/13 2006 ऐसा कुछ न डेट लिखा हुआ है ना मंथ लिखा हुआ है, बस ईयर लिखा हुआ है 2006 और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और इनका आगे ऊपर नाम लिखा हुआ है बस मेल, जेंडर वेंडर जो लिखा होता है वो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये किसने बनाया आपका आधार? असम जो एकदम एनर्जी जो हो रहा था उस टाइम जो 10 अंगुल के जो फिंगर लेता था उस फिंगर के टाइम में वो लिया था। अच्छा, लेकिन ये तो ठीक नहीं है आपका आधार, ये इसको सही कराइए फिर। तो यहाँ पुलिस वेरिफिकेशन हुआ आप लोग का? ना नहीं हुआ। तो आप लोग का थाने में कुछ जमा नहीं है या कोई वेरिफिकेशन के लिए नहीं आया था? वो तक अभी तक कोई आया ना। अच्छा, घर में कौन कौन आ रही है? मैं अकेला हूँ। घर में कोई नहीं है आपके? अब पूरी फैमिली कहाँ रहती है? असम गया। अच्छा, असम में आप कहाँ से हैं? असम जो न्यू बंगाईगांव जो होता है हाँ, उसी साइड में। तो आपका पूरा एड्रेस क्या है? पूरा एड्रेस है मतलब मुजावारी। अच्छा, मुजावारी से है। ओके, तो देखिए ये कह रहे मुजावारी से है, लेकिन इनका आधार कार्ड जो है आप उसको ठीक करा लीजिए, वो सही नहीं है आधार कार्ड। तो ये हाल चाल है यहाँ के। ऐसे ही तमाम झुग्गियाँ हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, वही रह रहे हैं, वही हालात, वही सिचुएशन हर जगह पे। तो देखा आपने आखिरकार कैसे ये तस्वीरें आपने जो हमने आपको दिखाई कैमरे के माध्यम से, माही खुद ग्राउंड पर जाती है और उनको दिखता है कि वो नकली आधार कार्ड, मास्क आधार कार्ड होना एक अलग चीज होती है, लेकिन नकली आधार कार्ड होना एक दूसरी चीज होती है। माही एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि इन झुग्गियों की ड्राइव में, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में देखिए इस वक्त एसआईआर की जब हम बात करते हैं तो 2 ही राज्यों पर सबसे ज्यादा नजर है, एक पश्चिम बंगाल और दूसरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जब आप ग्राउंड पे उतरती हैं तो आप देखती होंगी कि कहीं ना कहीं वो हकीकत आपको नजर आती होगी कि क्यों एसआईआर की आवश्यकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम देखें तो विपक्ष पूरा का पूरा और खासतौर पे उत्तर प्रदेश में जो हिमायती बनते हैं पश्चिम बंगाल और माफी चाहूंगा बांग्लादेश से आने वाले जितने भी रोहिंग्या हैं उनके हिमायती बनते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, अगर हम पश्चिम बंगाल में देखें तो वहां पर तृणमूल कांग्रेस हो। तो क्या डिफरेंस आपको नजर आता है कि क्या एसआईआर होना आवश्यक है या फिर ये जो विपक्षी बात कर रहे हैं वो जरूरी है? देखिए इसके 2 एस्पेक्ट्स निकल सकते हैं नीतीश। पहले तो विपक्ष जिस तरीके से चिल्ला रहा था कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, उसी के लिए एसआईआर लाया गया। तो फिर पहले विपक्ष के पेट में दर्द हुआ, खास करके ममता दीदी के पेट में दर्द होने लग गया। अब जिस सीट से ममता दीदी आती है वहीं पर इतने फर्जी वोटर निकले। अब रही बात कर ले दूसरे राज्यों की, चाहे दिल्ली की बात करें, उससे सटे उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार से बात करें, तो हर जगह जब से एसआईआर हो रहा है इतने फर्जी वोटर्स निकल रहे हैं, बांग्लादेशी निकल रहे हैं, रोहिंग्या निकल रहे हैं,
हैं कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि लोग बिना वीजा पासपोर्ट के और सालों से आके आपके ही देश में आपके घर में शादी करके रह रहे हैं, बच्चे करके रह रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक है। और रही अभी जैसे आपने विपक्ष की बात की, तो विपक्ष ने ये पूरी कवायद शुरू की थी। उन्होंने कहा था कि एसआईआर होना चाहिए। पहले वो इसके पक्ष में थे, जब उनके वोट कटने लगे, बांग्लादेशी रोहिंग्या जितने हैं वो कहीं ना कहीं निकलने लगे, तो लोगों के पेट में, जो इनके हिमायती बनते हैं उनके पेट में भी दर्द हुआ। वो क्यों दर्द हुआ? अभी जैसे आप देखिए कि जो मुस्लिम्स हैं, मोस्टली आपने देखा होगा कि अपने देश में ही कुछ ऐसे उनके हिमायती हैं। जब फिलिस्तीन और इजराइल की बात आई थी तो कुछ लोग यहाँ पर उनके पक्ष में खड़े हो गए थे। अब दोबारा जब एसआईआर की भी बात आ रही है तो भी वो वही कह रहे हैं कि क्यों गरीबों को परेशान किया जा रहा है, क्यों इनको सताया जा रहा है, जानबूझ के इंडियंस के ऊपर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। तो ये जो विक्टिमाइजेशन है ना, वो कहीं ना कहीं अब उसको धुलने का काम एसआईआर के थ्रू इलेक्शन कमीशन कर रही है या मौजूदा सरकार कर रही है। उस पे नीतीश, मुझे लगता है कि किसी भी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं होना चाहिए, चाहे वो मतलब आपके हिसाब से सीधे शब्दों में हम समझे तो एसआईआर बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर जरूरी नहीं होता तो शायद, चाहे आप उत्तर प्रदेश से बात कर लीजिए, करोड़ों वोट अभी जितना जब से एसआईआर हो रहा है, लगभग 5 से 6 करोड़ वोट जो है वो कट रहे हैं। जो अभी एक आंकड़ा आता जा रहा है, लमसम ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है। आप सोचिए 6 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। उसमें कई ऐसे हैं जो आपने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्या अपना बोरिया बिस्तर खुद ही उठा के भाग रहे हैं एसआईआर के पहले ही, क्योंकि उनको डर है कि उनको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपना पूरा बोरिया बिस्तर उठाए और लेकर जा रहे हैं। तो ये नीतीश कई कड़ियां देखने को मिल रही है। अच्छा माही, अब जब से लगातार ग्राउंड पर घूम रही हैं और आपने ये झुग्गी और क्लस्टर्स को कवर अप करना शुरू किया है कि आखिरकार इसके अंदर किस प्रकार की चीजें हो रही हैं, मैं जानना चाहता हूं कि इन झुग्गी और क्लस्टर्स से, देखिए झुग्गियों से, स्लम्स से समस्या नहीं है। अगर वो लीगल वे में गवर्नमेंट की तरफ से बनवाई गई है किसी के रहन सहन के लिए, तो उससे द न्यूज़पेपर और उसकी टीम को कोई समस्या नहीं। समस्या इस बात से है कि उन झुग्गियों में रह रहे लोगों से हमें क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स आपको लगे कि उन जगहों पर, मतलब जो उन्होंने शायद गंदगी फैला रखी हो, उससे वहां के लोकल जो बाकी लोग हैं, जो वहां पर मकान बनवा करके या फिर प्रॉपर दस्तावेजों के साथ, या फिर जो हकीकत में भारतीय नागरिक हैं, उनको क्या क्या समस्या आपको लगा कि फेस करनी पड़ रही है, चाहे वो नशे की कोई चीज हो, ऐसा अगर आप मुझे कुछ बता सकते। जी बिल्कुल, देखिए पहली बात तो नीतीश, सरकार ने कभी ऐसी कोई लीगल झुग्गियां नहीं बसाई हैं। और अगर आप देखिए कि अगर सरकार की परमिशन से आप रह रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे रह रहे हैं तो अगल बगल जो आसपास के जो लोग होते हैं, जो एक रेपुटेटेड फैमिली जहां पर रहती हैं, वहां पर सामने झुग्गियां हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कूड़े का काम करते हैं, गंदगी में रहते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं और तमाम ऐसे नशे का काम करते हैं। तो वहां के बच्चों, जैसे किसी के बच्चे से मारपीट हो गई तो वहां पर अब कोई नशे में कुछ भी कर सकता है, ब्लेड मार सकता है। आप देखिए कई ऐसे एरिया है जहां पर ऐसी बड़ी घटनाएं सामने भी आई है। कोई कूड़ा करकट ये इकट्ठा करके रखते हैं, आग लग जाती है या कुछ भी हो जाता है, इलीगल तरीके से सब कुछ वहां पर चल रहा है। आप बिजली कनेक्शन वो लेकर आते हैं, तो तमाम ऐसी जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात, जो आबादी चाहे हिंदू की रह रही है या मुस्लिम की रह रही है, आप सोचिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वहां पर अशिक्षा की है। आप वहां पर बच्चों को बिल्कुल भी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि सबके आप देखेंगे 7 से 8 बच्चे होते हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं। और आप देखिए कि ये लोग मजहब को लेकर इतना ज्यादा कट्टरपन दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं वो उर्दू पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। और वो छोटे छोटे बच्चे, जब मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा कि आप उर्दू पढ़ते हो? बोले हाँ। मैंने कहा हिंदी पढ़ते हो? बोल रहे नहीं। मैंने बोला इंग्लिश पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो? तो बोल रहे नहीं। मैंने कहा वंदे मातरम होता है? तो बोल रहे नहीं होता है। तो मैंने कहा कहेंगे? तो बोल रहे नहीं। मैंने कहा राष्ट्रगान गाएंगे? तो बोल रहे नहीं। इन बच्चों की क्या उम्र रही होगी माही, एक बार अगर आप बताएं तो। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश वो 5 से 6 साल या 7 साल 8 साल मैक्स टू मैक्स अगर रहे होंगे। मैंने 8-10 बच्चों से पूछा, 11 साल ऐसे, 7-8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल ऐसे उनकी उम्र थी। 7-8 साल के बच्चों के अंदर ये जहर भरा हुआ है कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, राष्ट्रगान नहीं बोलेंगे। और मैंने जब बोला कि आपको कलमा आता है, तो उसने पूरी तरीके से कलमा पढ़ के सुना दिया। तो आप सोचिए कि जो ये जहरी
जहनी सोच एक तरीके से भरी जा रही है उनके दिमाग में। आप सोचिए कि झुग्गी का सबसे बड़ा एक बैकड्रॉप कह सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर नीतीश बताऊं तो यही लोग जब बड़े होंगे तो बोलेंगे कि सरकार इनको रोजगार नहीं दे रही है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो लगाएंगे कहीं ना कहीं। चाहे अब ये सरकार के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, ना हम किसी के फेवर में बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप शिक्षित नहीं होंगे, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो आपको यह भी हक नहीं है कि यहां पर रोजगार नहीं है। आप किस बेसिस पे रोजगार मांगते हैं, कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़ा हो जाता है। अच्छा माई, एक और सवाल मैं जानना चाहूंगा। आपने जैसे कई सारी चीजें बताई कि कैसे वहां पर एजुकेशन की प्रॉब्लम है, वहां पर कौम की जो एक बात चलती है उसकी बड़ी समस्या चल रही है। अभी से कुछ समय पहले जो लाल किले के प्राचीर से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक बात कही थी कि हमारे देश की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है कि देश के डेमोग्राफी को, और खास तौर पे ये जो एनसीआर रीजन है जहां पर आप लगातार जा रही हैं, आपने दिल्ली के भी झुग्गिया क्लस्टर्स को कवर किया, नोएडा, गाजियाबाद, उसके बाद आप अल्फला की साइड भी गई थी, उस तरफ भी गई थी, तो आपने क्या देखा कि क्या सच में डेमोग्राफी में परिवर्तन आ रहा है? क्या सच में प्रधानमंत्री की वो चेतावनी इस देश को एक बड़ी चेतावनी के तौर पर हमें देखना चाहिए? क्या सच में राज्य सरकारों को और विपक्ष को सबको मिलकर के उस चीज के ऊपर काम करना चाहिए? क्या ये डेमोग्राफिक चेंज है, या फिर सिर्फ ये कि हम ऐसे मान के चले कि अरे छोटा सा इलाका है, इसमें क्या ही हो जाएगा? देखिए, ये आम जनता सोच सकती है। जैसे जो लोग आकर कमेंट में गाली देते हैं, वो कहते हैं अरे गरीबों को क्यों परेशान कर रही हो, उसको डेमोग्राफी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पढ़ा लिखा नहीं उसको शायद फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर आप देखिए किस तरीके से आज यूएस परेशान है, किस तरीके से आज लंदन परेशान है, और वही स्थिति अब कहीं ना कहीं भारत में भी होने वाली है। हाल ही में सिडनी में हमने एक बहुत बड़ा हमला देखा, आपने देखा किस तरीके से हमला हुआ। तो आप जब इस सोच के साथ जब आप किसी देश में रहते हैं, देश धर्म से बड़ा होता है। कभी भी आप अगर उसको अपने आप को ऊपर रख के, अपने धर्म को ऊपर रख के और देश को सेक्रीफाइस करते हैं, तो सबसे बड़ा खतरा वही होता है। और डेमोग्राफी चेंज होने का जो सबसे बड़ा रीजन जो आपने जिक्र किया यही है, और ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर चल रहा है, ये ना कि इंडिया में। और जब इतने छोटे छोटे बच्चे इस तरीके की बातें करते हैं, शिक्षा की बात ना करके, जब मन्नी जैसे लोग जो उनके आला जो हैं वो इस तरीके के भड़काऊ बयान देते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल उठ ही जाता है। और खासकर एक कौम पर ही उठता है जब हम ऐसे चाहे कोई बयानबाजी करें, चाहे ऐसे कोई सेंटेंसेस बोलते हैं, चाहे हम कोई ऐसी बात कह देते हैं जो कहीं ना कहीं समाज के हित में नहीं रहती है, तब क्वेश्चन मार्क लगना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे आपने अल्फला यूनिवर्सिटी की बात करी, आप देखिए कि जब चाहे कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो कहते हैं कि अरे नौजवान भटक गया है तो आप इस क्यों परेशान कर रहे हैं, लेकिन जब पढ़े लिखे लोग देश को बर्बाद करने पर उतर आए तो कहीं ना कहीं अल्फला जैसे जो लाल किले के प्राचीर पर आपने जिक्र किया जो हुआ, वो ऐसी ही घटना होती है। तो इस डेमोग्राफी को बचाने के लिए अपने देश के हित में जो सरकार नियम कानून लेकर आ रही है, मुझे लगता है कि वो इस मामले से हटके देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि हमारे देश के हित में है, इससे एक बेहतर भविष्य हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं तैयार होगा, यहाँ के नौजवानों के लिए तैयार होगा। अगर हम हर चीज को धर्म के चश्मे से देखेंगे और 57 जो मुस्लिम देश है अगर उनको हम अपना रिप्रेजेंटेटिव मान लेंगे, तो कहीं ना कहीं देश का बेड़ा गर्क होना निश्चित है। हम पाकिस्तान थोड़ी है, हमारे लिए वो 57 मुस्लिम देश हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है। एट डिप्लोमेसी लेवल हमें उस चीज की जरूरत है, लेकिन अगर मैं बाकी चीजों की बात करूं तो हम पाकिस्तान नहीं है, उस मुद्दे को हटा देते हैं। अब मैं कुछ बड़े जो खुलासे हमारे कैमरे पर, द न्यूज़पेपर के कैमरे पर हुई थी जब आप ग्राउंड पर गई थी, मैं चाहूंगा कि हम कुछ वो क्लिप्स प्ले करके ऑडियंस को दिखाएं कि आखिरकार कैसे हमारे ही देश में रह करके ये इतने बड़े बड़े फ्रॉड्स और स्कैम्स करते हैं और वंदे मातरम बोलने से बचते हैं। आप तस्वीरें देखिए। कोई भी हिंदू नहीं रहता, नहीं, सारे मुस्लिम रहते हैं। अच्छा, और कोई पढ़ाई नहीं करता? कोई नहीं, कोई भी नहीं पढ़ाई करता, सब उर्दू पढ़ाई करते हैं। सब उर्दू पढ़ के क्या करोगे? हम हाफिज बनेंगे। क्या हाफिज है? बनोगे? हाँ। अच्छा ये बताओ, वंदे मातरम कहलवाते हैं आपके मदरसे में? नहीं वंदे मातरम होता है? नहीं भारत माता की जय? नहीं राष्ट्रगान आता है? नहीं तो गाओगे आप लोग? नहीं क्यों? भारत माता की जय बोलोगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे? भारत माता की जय बोलोगी? नहीं बोलोगी? वंदे मातरम बोलोगी? क्यों नहीं बोलोगी? हाँ? आप लोग भी बोलोगे वंदे मातरम?
अच्छा, तो देखा आपने आखिरकार कैसे तस्वीरों में ये वंदे मातरम बोलने से बचते हुए आपको नजर आए, और जो नकली आधार कार्ड का किस्सा माही ने बताया वो भी हमने आपको दिखाया स्क्रीन पर। माही, मैं अब इस वीडियो का क्लोजिंग में आपसे कुछ स्टेटमेंट चाहूंगा जो आप ग्राउंड पे देखती है या फिर आगे दर्शकों को दिखाने का वादा करने वाली है, वो भी हमारे कैमरे पर जरूर बताएं। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि अभी इनको अगर डिटेलिंग में हमें जाना है तो चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, हर किसी को बेनकाब करने की जरूरत है, क्योंकि अब मार्केट में नया स्कैम आ गया है। जो मुस्लिम्स हैं वो अपना नाम बदल रहे हैं, वो हिंदू खुद को बता रहे हैं, और उसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं ये जैसे ऐसी जगह है जैसे लखनऊ, अयोध्या, ऐसे सेंसिटिव जगह का नाम ले रहे हैं जहां पर आप क्वेश्चन मार्क लगाने से थोड़ा सा बचते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अरे अगर यहां से बता रहे हैं तो हो सकता है कि ये जो बोल रहे हैं और सही बोल रहे हैं। और इनके साथ साथ एक मुझे क्लोजिंग अगर एक पॉइंट देना हो तो मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में है, वहां पर शिक्षा की बहुत जरूरत है, और जो लोग यहाँ के नहीं है उनको लेकिन माही, ऐसे में सवाल ये उठता है ना कि अगर ये हमारे देश से है नहीं तो हम इनको शिक्षा दे क्यों? नहीं, वो हमारे देश के नहीं, जो यहाँ के हैं, जो भटके हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं शिक्षा देने की जरूरत है। वो देशभक्ति, वो वंदे मातरम, वो राष्ट्रगान उनके मन में मजहब और धर्म से पहले, अपने उससे पहले कहीं ना कहीं डालने की जरूरत है, तभी हमारा देश जो है सुरक्षित रह पाएगा। और जो लोग यहाँ के नहीं है तो ऑब्वियसली उनको कहीं ना कहीं इस देश में रहने की जरूरत है नहीं, और उसी के लिए एक प्रयास सरकार के द्वारा नीतीश किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए माही। तो आपने देखा कि आखिरकार कैसे कैमरे के माध्यम से द न्यूज़पेपर और उसकी टीम लगातार ग्राउंड पर जाती है और आपके सामने हकीकत की तस्वीरें बताती है। हम सिर्फ स्टूडियो में खड़े होकर के बातचीत नहीं कर रहे हैं, हमने आपको एक एक रिकॉर्डिंग प्ले करके बताया कि आखिरकार कैसे ये मजहबी ढोंग और कैसे रोहिंग्या होने के बाद खुद को भारतीय और हिंदू बताने का प्रयास किया जा रहा है, और एसआईआर का जो विपक्षी विरोध करते हैं उसके खिलाफ क्यों जरूरी है सरकार का और कठोरतम कदम उठाना, वो भी हमने आपको बताया। माही ने खुद बताया कि आखिरकार उन्हें ग्राउंड पर क्या कुछ देखना पड़ता है, क्या कुछ फेस करना पड़ता है। बाकी और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, ग्राउंड की हकीकत को देखने के लिए और उसे बेहतर से बेहतर तरीके से, पिरोए हुए तरीके से समझने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।